इनकम फ्रॉम सैलरी। इस टॉपिक के बाद में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो नया शुरू कर रहे हैं वह है मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसा कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इनकम के 5 सोर्स हैं इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार। उसमें ये दूसरा सोर्स है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि इस हेड में जो आय कर योग्य करनी है उसका आधार क्या है, यानी कर लगाने के लिए क्या आधार है। तो धारा 22 के अनुसार मकान संपत्ति शीर्षक में करदाता की ऐसे भवन या उससे जुड़ी हुई जमीन के वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है जिसका वह स्वामी है। अगर अपन इस पूरे सेंटेंस की व्याख्या करें तो 3 चीज़ें सामने आती है कि इस हेड के अंतर्गत जो इनकम ली जाएगी वह मकान और उससे जुड़ी जमीन, यानी अगर कोई खाली ज़मीन है तो उसकी आय इस शीर्षक में नहीं आएगी। भवन और उससे जुड़ी हुई ज़मीन के वार्षिक मूल्य पर एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो इनकम में लेंगे, उसके आधार पर कर लगेगा जिसका वह स्वामी है। करदाता उस ज़मीन या उस भवन का स्वामी होना चाहिए। तो 3 चीज़ें जब हो जाती है तो अपन इस शीर्षक की आय में उसको लेंगे। परंतु यदि मकान संपत्ति का प्रयोग करदाता स्वयं अपने व्यापार और पैसे के लिए करता है जिसके लाभ आयकर अधिनियम के अनुसार कर योग्य हैं, अगर भवन का उपयोग, मकान संपत्ति का उपयोग अपने स्वयं के व्यापार के लिए करता है तो ऐसे मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा। तो ये कर लगाने का आधार है। लेकिन जब अपन इस शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात करेंगे तो मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कुछ आय कर योग्य होने की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को ध्यान रखेंगे। पहली शर्त क्या है? भवन और उससे जुड़ी हुई जमीन। जैसा कि मैंने बताया कि इस शीर्षक की आय में वही आय लेंगे जो किसी भवन या उससे जुड़ी जमीन के संबंध में है। और यहाँ बिल्डिंग से क्या मतलब है, हाउस प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? कोई भी भवन किसी निर्मित ढांचे से है जिसका उपयोग चाहे किसी भी रूप में हो रहा हो, चाहे आवासीय मकान के रूप में हो रहा हो, चाहे बंगले के रूप में हो रहा है, चाहे कार्यालय के रूप में वो बिल्डिंग है, चाहे स्टोर के रूप में, कारखाने के रूप में, कोई हॉल के रूप में या सिनेमा हॉल के रूप में या म्यूज़िक हॉल के रूप में या गोदाम के रूप में, दुकान के रूप में, स्टेडियम के रूप में, लेक्चर हॉल, सेमिनार हॉल के रूप में, कॉन्फ्रेंस हॉल के रूप में, उन सब को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन जो अस्थायी ढांचा है या जो निर्माणाधीन मकान है उसको मकान संपत्ति नहीं माना जाता है। जब तक कि निर्माण कार्य चल रहा है तो उसको अपन जो है इस शीर्षक की आय में शामिल नहीं करेंगे, मकान संपत्ति नहीं कहलाएगी वो। अस्थायी ढांचा जो होता है, जैसे एग्जीबिशन लगती है, प्रदर्शनी में ढांचा बनाया जाता है, तो वो अस्थायी ढांचा है, तो वो मकान संपत्ति शीर्षक में उसकी आय शामिल नहीं करेंगे। दूसरी बात, कर दायित्व का आधार जो है वो एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य, यानी एक्चुअल किराया कितना है उसको ध्यान में तो रखेंगे, लेकिन मूल्यांकन जो है उस मकान संपत्ति की वार्षिक मूल्य के आधार पर करेंगे। और वार्षिक मूल्य क्या होता है? वह राशि होती है जिस पर संपत्ति उचित रूप से वर्ष प्रति वर्ष किराए पर उठाई जा सकती है। क्योंकि इस शीर्षक में उन मकान संपत्तियों को का मूल्य भी लेंगे जो किराए पर दी हुई हो, उन संपत्तियों का मूल्य भी लेंगे जो स्वयं के रहने में काम आ रही है। तो यह जरूरी नहीं है कि मकान किराए पर उठाने से ही आय होगी। इस शीर्षक में मकान संपत्ति का स्वामित्व होना ही आय का आधार होता है और उस मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य निकाला जाता है।
तीसरी चीज़ है कि मकान करदाता का स्वामित्व में होना चाहिए। यदि वह मकान का स्वामी नहीं है तो इस शीर्षक में वो आय को शामिल नहीं करेंगे। जैसे उप किराएदार से प्राप्त किराया अगर किराएदार के लिए प्राप्त होता है किराएदार को, तो वो उसके लिए मकान संपत्ति आय में शामिल नहीं करेंगे, अन्य साधनों से आय में शामिल करेंगे। तो करदाता, चौथा पॉइंट क्या है कि करदाता अपनी मकान संपत्ति का उपयोग स्वयं के व्यवसाय या पैसे के लिए नहीं करता हो। यदि करदाता अपनी मकान संपत्ति का उपयोग अपने ही किसी ऐसे व्यवसाय पैसे के लिए करता है जिसकी आय कर योग्य है, अर्थात कर मुक्त नहीं है, तो ऐसे मकान की आय मकान संपत्ति आय शीर्षक की कर योग्य आय नहीं होगी। लेकिन निम्न दशाएं ऐसी है जिसमें यह माना जाएगा कि इसका उपयोग व्यवसाय के लिए ही हो रहा है। वो परिस्थितियां क्या है कि वह मकान संपत्ति जिसका करदाता अपने व्यापार और पैसे को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने किसी कर्मचारी को रहने के लिए देता है, तो यह माना जाएगा कि वो मकान व्यवसाय और पैसे के लिए ही काम आ रहा है, क्योंकि उसमें रहने वाला उस व्यवसाय का कर्मचारी है और वो उस व्यवसाय चलाने के लिए ज़रूरी है। इसी प्रकार अगर वो मकान संपत्ति जिसको करदाता किसी बैंक को या पोस्ट ऑफिस को या पुलिस स्टेशन को या जो एक्साइज ड्यूटी वाले ऑफिस खोलने के लिए सरकार को देता है ताकि वो अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सके, इस उद्देश्य से देता है, तो वो मकान संपत्ति भी व्यवसाय में उपयोग मानी जाएगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपन इस शीर्षक की आय कैलकुलेट करेंगे। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं कि मकान संपत्ति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। उन नियमों को ध्यान में रखते हुए अपन इस शीर्षक की आय निकालेंगे। तो मकान संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण नियम क्या है, उनको अपन 1 बाय 1 देखें। तो नोट्स में मैंने पॉइंट नंबर 3 दे रखा है और उसका पहला पॉइंट 3.1, अगर पट्टे पर ली गई ज़मीन पर मकान बनाया गया है, लीज पर जो ज़मीन होती है उस पर मकान बनाते हैं, तो मकान का स्वामी कौन होगा? मकान का स्वामी वही व्यक्ति माना जाएगा जिसने पट्टे पर ज़मीन पर मकान बनाया है। यानी ज़मीन किसकी है वो स्वामी नहीं माना जाएगा, पट्टे की ज़मीन पर किसने मकान बनाया वो स्वामी होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर मकान संपत्ति को गिरवी रखकर लोन लिया हुआ है तो वो मकान किसका माना जाएगा? गिरवी रखने वाले व्यक्ति ही उस मकान का स्वामी माना जाएगा और उसकी आय में वो मकान की आय शामिल करेंगे, न कि जहाँ गिरवी रखा हुआ है मकान उसकी आय में शामिल करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि मकान संपत्ति को किराए पर उठाने का अगर व्यापार किया जाता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मकान संपत्ति खरीदते हैं या बनवाते हैं और फिर उनको किराए पर उठाने का व्यापार करते हैं, न तो वो स्वयं रहेंगे बल्कि उनका ये बिजनेस ही है, तो ऐसे मकान की आय व्यापार शीर्षक में कर योग्य होगी। परंतु मकान अगर क्रय विक्रय करने से आय होती है तो वो इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। मकान संपत्ति से प्राप्त मिश्रित या संयुक्त किराया, देखिए यदि कोई व्यक्ति अपना मकान किराए पर देता है और उसके साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी किराएदार को दी जाती है, जैसे बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, चौकीदार की सुविधा, सफाई की सुविधा, लिफ्ट की सुविधा आदि, तो जो किराया प्राप्त होगा वो संयुक्त किराया होगा, इन सुविधाओं के मूल्य सहित होगा। तो जब अपन मकान संपत्ति की आय निकालेंगे तो इन सुविधाओं के मूल्य को किराए में से कम कर देंगे और उसके बाद जो किराया होगा उसके आधार पर अपन मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है जब आपको कंपोजिट रेंट दिया हो, यानी संयुक्त या मिश्रित किराया दिया गया हो, तो सुविधाओं का मूल्य अलग कर देंगे, बाकी राशि उस मकान के किराए का मूल्य होगा और उसके आधार पर अपन उस मकान की एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
अब मकान के साथ अगर मशीन, प्लांट, फर्नीचर के साथ किराए पे दिया जाता है, जैसे मूवी थिएटर होता है तो उसमें बिल्डिंग भी किराए पे जाती है और उसमें जो फर्नीचर, प्रोजेक्टर, जो स्क्रीन है वो भी जाती है। तो अगर कोई और ऐसे कारखाना होता है तो कारखाने में प्लांट, मशीन भी हो सकती है और बिल्डिंग के साथ हो सकता है। तो अगर ऐसे प्राप्त मिश्रित किराए को पृथक नहीं किया जा सकता, यानी आप सेपरेट नहीं कर सकते कि इसमें फर्नीचर का किराया कितना है, बिल्डिंग का कितना है, तो ऐसे प्राप्त किराए को इस शीर्षक की आय में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि मिश्रित किराया जो आएगा उसको अन्य साधनों से आय में शामिल करेंगे। अगर भवन का किराया अलग हो और मशीन प्लांट का किराया अलग हो तो भवन का जो किराया होगा फिर वो इस शीर्षक की आय में शामिल किया जाएगा। जब तक मकान निर्माणाधीन अवस्था में है, जब तक कार्य पूरा नहीं होता है, मकान रहने योग्य नहीं होता है, तब तक वो मकान संपत्ति नहीं माना जाता है। अतः उससे मान लो कोई आय प्राप्त भी हो जाए तो वो इस शीर्षक में नहीं आएगी, अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। अगर किसी करदाता का मकान विदेश में स्थित है, जो विदेश में स्थित मकान संपत्तियों की आय है वो निवासी भारत के लिए कर योग्य होगी, परंतु यदि संपत्ति का किराया सीधे ही भारत में प्राप्त किया जाता है तो ये असाधारण निवासी और अनिवासी होने पर भी कर योग्य होगी। अगर किसी मकान संपत्ति के एक से अधिक स्वामी हो और सबका अलग अलग हिस्सा निर्धारित हो तो अलग अलग कर निर्धारण होगा, और अगर हिस्सा अलग अलग निर्धारित नहीं हो पाए तो उनको व्यक्तियों का समुदाय मानते हुए कर निर्धारण किया जाएगा। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपन मकान संपत्ति से आय शीर्षक की जब कर योग्य आय कैलकुलेट करेंगे तो उसको इन नियमों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो महत्वपूर्ण बातें जो है वो अपन ने आज यहाँ पर डिस्कस किए। आगे इस शीर्षक की आय की गणना कैसे करते हैं एक अपन कैलकुलेशन देखेंगे। इसके बाद ये देखेंगे कि मकान संपत्ति की आय में कौन कौन सी आय कर मुक्त है, जो आयकर अधिनियम के अनुसार कर मुक्त है। ऐसे मकान कौन कौन से हैं जिनके संबंध में एग्जम्पशन दे रखा है इनकम टैक्स में, उनको ध्यान रखेंगे।